Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में स्टार्ट किए थे, तो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये चैप्टर भी आपका हो चुका है। रेस्पिरेशन इन प्लांट हो चुका है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट का सारा सिस्टम, जैसे आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारा सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रीदिंग एक्सचेंज, ठीक है, और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ये सब पढ़ते हैं। तो उसी तरह से प्लांट में भी कोई ना कोई इंडोक्राइन सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपके बॉडी में क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, उससे ग्रोथ हो रहा है, और भी बहुत सारे हार्मोन है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सब ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करवाता है, करता है। तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी का वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन रेगुलेट होता है। तो उसी तरह से प्लांट में भी आपके बॉडी का वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन रेगुलेट होने के लिए क्या होना चाहिए? प्लांट हार्मोन्स होने चाहिए। ठीक है, तो प्लांट में हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं उसको। प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं क्या बोलते हैं उसको? फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी मिनिमम अमाउंट फॉर आवर बॉडी फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन। तो बहुत मिनिमम अमाउंट में चाहिए होता है और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। मतलब अगर आपको हार्मोन बाहर से ले रहे हैं तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? इसमें हम पढ़ेंगे ग्रोथ क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। बस यही हमको पढ़ना है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा थोड़ा बहुत, एनाटॉमी चैप्टर पढ़ाए थे आपको हम, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में हम बताए थे कि जो ग्रोथ होता है वो दो तरह का होता है, एपिकल ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ। प्लांट में कितने तरह का ग्रोथ होता है? दो तरह का। तो एपिकल ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ की बात किए थे हम। अगर ये प्लांट का एपेक्स है, ये क्या है? एपेक्स। ठीक है, और फिर अगर ये सॉइल है तो सॉइल के नीचे भी क्या होगा? ये रूट, और ये रूट का एपेक्स होगा। ये हो गया रूट का एपेक्स, ये हो जाएगा शूट का एपेक्स, मतलब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इसके अंदर जो भी टिश्यू होगा, जो मैंने टिश्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और शूट के एपेक्स पे है तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, शूट के एपेक्स पे इसलिए शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट के एपेक्स पे इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम क्या करता था? एपिकल ग्रोथ कराता था, लेंथ इंक्रीज करता था। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता था? लेंथ इंक्रीज करता था। तो इससे क्या होगा कि प्लांट का लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां देखिए ये एरो नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ के सेल्स डिवाइड करेंगे तो सेल्स नीचे आएंगे डिवाइड करके, फिर इसका हाइट बढ़ता जाएगा, तो सेल्स जो मैच्योर सेल है वो नीचे आते जाएंगे, फिर ऊपर जो है नया सेल बनते जाएगा। यही बता रहा है ये शूट में एपिकल मेरिस्टेम। तो ये तो हो गई एपिकल मेरिस्टेम की बात। उसके बाद हम क्या बताएंगे? लेटरल ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? लेटरल मेरिस्टेम चाहिए। लेटरल ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं। देखिए यहां पे ये एरो दिख रहा है आपको, तो अगर इसका विड्थ बढ़ रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं सरकमफेरेंस बढ़ रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं गर्थ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? गर्थ, GIRTH, गर्थ, या डायामीटर।
ठीक है। तो गर्थ बढ़ रहा है या डायमीटर बढ़ रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टेम। तो उस लेटरल मेरिस्टेम का नाम क्या है यहाँ पे? वेस्कुलर कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम का क्या नाम है? वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम आपको हम बताए थे, अगर याद हो तो बताए थे कि जो सबसे बाहर का लेयर होता है वो एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस। ठीक है। इंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है? वेस्कुलर बंडल। और उस वेस्कुलर बंडल के बीचों बीच क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि बनता है किससे किससे मिलके? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से मिलके। ये आपको हम बताए थे जब एनाटॉमी पढ़ाए थे। तो इस वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होता है? डिवीजन। तो ये बाहर की ओर सेल बनाते हैं और अंदर की ओर सेल बनाते हैं। ये चीज आपको हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ाए थे। तो बाहर की ओर सेल बनाएंगे और अंदर की ओर सेल बनाएंगे, तो इसका चारों तरफ से जब बाहर की ओर सेल बनाएगा तो इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यही चीज इस डायग्राम से समझाया आपको। बोल रहा है कि प्लांट में इस तरह से ग्रोथ होता है। फिर इसमें लेंथ के बारे में देखिए, बोल रहा है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में जितना टिश्यू था वो डिवाइड करके इस दोनों पॉइंट के बीच का टिश्यू बना दिया, तो अब इतना बड़ा हो गया। तो इसके बीच में सेल का डिवीजन हुआ, इलोंगेशन हुआ। यही चीज समझा रहा है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में जो टिश्यू था वो इस दोनों पॉइंट के बीच का टिश्यू है। ठीक है। तो एपेक्स पे ज्यादा इलोंगेशन हुआ, एपेक्स वाले साइड पे देखिए ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो एपेक्स पे ज्यादा हुआ किस कारण से? एपिकल मेरिस्टेम के कारण से। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया ग्रोथ प्लांट में किस तरह का होता है। अगला हमारा डायग्राम है, कह रहा है ग्रोथ रेट क्या होता है। तो आपसे पूछेगा कोई कि ग्रोथ रेट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ रेट, किसी भी चीज का रेट पूछेगा तो उसको क्या कर देंगे? रेट से डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट टाइम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट हो जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पूछेगा एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम अगर लगा दिए तो रेट हो गया। ठीक है। तो इसीलिए पूछ रहा है ग्रोथ रेट क्या होता है, तो पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होगा उसी को क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट बोलेंगे। अब समझिए दो तरह का ग्रोथ रेट है, एक है एरिथमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरा क्या है? जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। अगर कोई सेल एरिथमेटिक ग्रोथ रेट से डिवाइड कर रहा है तो शुरू में वो एक सेल था, एक सेल से बन गया वो दो सेल। अब उस दो सेल में से एक नीचे देखिए एरो लेके रखा हुआ है, उसमें से ये ब्लू वाला जिसपे पॉइंट लगाए हैं ये वाला, ठीक है, ये ऐसा ही रह जाता है। और इससे डिवाइड किया दो सेल। आपके पास दो सेल है, ठीक है, इसमें से एक सेल जैसा था वैसा रह गया और इस सेल का डिवीजन हुआ तो कितने बने? दो सेल। तो दो से कितने बने? तीन। दो से कितने बने? तीन। अब आपके पास फिर से तीन है तो इसमें से ये वाला ऐसा ही रह जाएगा, ये वाला भी ऐसा ही रह जाएगा और इससे फिर डिवीजन होगा फिर बनेगा दो। तो तीन से कितने बने? चार। मतलब जो एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है तो उस दो में से एक वापस क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है और एक फिर से डिवाइड करता है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए कलर कोड से आपको समझाया। दो जो है डार्क कलर वाला है, उस दो डार्क से क्या बना है? तीन बना है। उसमें से एक फेड है, वो फेड वाला डिवाइड किया है और फिर वो फेड वाला नीचे आके फिर वो डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसी चीज को यहाँ कलर कोड से समझाया आपको एनसीईआरटी में, और ये आपको हम डायरेक्ट समझा दिए कि ये डिवाइड नहीं करने वाला सेल है, ये सब परमानेंट होता जा रहा है। जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक है। तो ये आगे चल के फिर से डिवाइड करेगा और ये सब ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिथमेटिक ग्रोथ रेट है। इसमें बहुत ज्यादा नंबर अचानक से नहीं बढ़ता है। ये नहीं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहा है। अब देख रहे हैं 2 से कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से बढ़ रहा है। तो कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। एरिथमेटिक ग्रोथ रेट इसलिए क्या होता है? स्लो होता है। तो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या होता है? थोड़ा सा स्लो होता है। और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होगा? फिर फास्ट होगा। क्यों? यहाँ देखिए 2 है, 2 से कितने बने? 4, 4 से कितने बनेंगे? 8, 8 से 16, 16 से 32। तो इस तरह से अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, अगर जल्दी जल्दी ग्रोथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में ऑल सेल्स डिवाइड। आपसे पूछेगा कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट और एरिथमेटिक ग्रोथ रेट का डिफरेंस बताइए, तो क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में ऑल सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, और एरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या बताएंगे कि दो सेल है, दो में से एक के पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की, एक के पास नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया आपको एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट का, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि दो सेल होता है। सबसे पहले क्या बनता है? जायगोट, जो कि क्या होता है? सिंगल सेल। फिर वो डिवाइड करेगा तो बनेगा 2, ठीक है। फिर वो 2 से क्या बनेगा? 4 सेल। फिर 4 सेल से क्या बनेगा? 8 सेल।
इस तरह से 8 सेल्स क्या बनेगा, 16 सेल 32 सेल। तो ये आपको एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि 2 से 4, 4 का 8, 8 का 16। तो ये कौन सा है, ये एरिथमेटिक है कि ज्योमेट्रिक है, तो ये कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगा। तो आपसे अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि एम्ब्रियोजेनेसिस में जो सेल का डिवीजन होता है वो कौन सा ग्रोथ शो करता है, एरिथमेटिक ग्रोथ या ज्योमेट्रिक ग्रोथ, तो आप क्या बताएंगे, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ग्राफ है। तो एरिथमेटिक ग्रोथ रेट का ग्राफ देखिए, स्ट्रेट लाइन आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप लोग जानते होंगे। एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक है। तो इसमें से एल नॉट क्या है, एल टी है लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट क्या है, लेंथ एट 0 टाइम, आर क्या है, ग्रोथ रेट, आर क्या है, ग्रोथ रेट, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। और यही एल नॉट क्या है तुम्हारा सी, एम एक्स में आप यहां से कर लीजिए कि एक्स क्या हो गया, टाइम, एम क्या हो गया, आर, और वाई क्या हो गया, एल टी। क्लियर यहां तक? तो ऐसे करेंगे कि शुरू में लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर था, तो कुछ समय के बाद यहां से हम टाइम ले लेंगे, मान के चलिए 4 घंटा के बाद देखेंगे कि लेंथ कितना हो गया है, 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा आपको कि 11 सेंटीमीटर हो गया है, शुरू में था 5, 11, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर इंटू टाइम ले लिए कितना, 4 घंटा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आर इंटू 4 आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 6, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5। तो मतलब 1.5 सेंटीमीटर पर आवर जो है ग्रोथ हो रहा है। ये इस ग्राफ से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा फिजिक्स है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होता है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ को भी इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके बुक में जो है दिया हुआ है फॉर्मूला, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग वाला ग्राफ क्या आ जाएगा, लॉग डब्ल्यू टी इक्वल टू लॉग डब्ल्यू नॉट प्लस आर टी, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फिर से बन जाएगा। तो अगर ये लॉग वाले फॉर्मूला से करेंगे तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन इस फॉर्मूला को अगर आप करेंगे k इक्वल टू ए ई टी पावर x वाला, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ग्राफ एक्सपोनेंशियल आएगा आपका, ठीक है। तो इस इतना ज़्यादा आपसे हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ देगा थोड़ा सा मैथमेटिकल घुमा के, तो आप बोलेंगे बायोलॉजी में मैथमेटिक्स पूछ दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है, उसमें 3 फेज होता है। एक होता है लैग फेज, फिर दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल फेज, और तीसरा होता है स्टेशनरी फेज। इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। कोई सेल है, वो सेल क्या करेगा, उस सेल में पहले क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, वो सेल अपने आप को तैयार करेगा डिवाइड करने के लिए। उस सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, वो सेल पहले बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद वो डिवाइड करेगा 2 छोटा सेल में, ठीक है। तो जब तक सेल ग्रोथ कर रहा है तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा। तो ये लैग फेज क्या बताता है, ग्रोथ फेज को बताता है कि सेलुलर ग्रोथ फेज है ये, इस टाइम पे डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए साइज या वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। फिर सब मैक्सिमम ग्रोथ जब हो जाएगा तो फिर वो सारा सेल आपस में डिवाइड करके बहुत सारा संख्या बना लेगा, तो अचानक से एक्सपोनेंशियल फेज बढ़ेगा, जल्दी से नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि उस सेल का क्या आ जाएगा, एजिंग आ जाएगा, मैच्योरेशन आ जाएगा, परमानेंट हो जाएगा सेल। तो उस सेल में क्या नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, तो फिर उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, तो क्या आ जाएगा, स्टेशनरी फेज आ जाएगा। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा कि जो एरिथमेटिक ग्रोथ होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लीनियर। फिर पूछेगा ज्योमेट्रिक ग्रोथ होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सिग्मोइड शेप होता है। कैसा होता है, सिग्मोइड शेप। क्लियर यहां तक? फिर बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास कोई सेल था, एक सबसे पहले जो प्लांट बनता है, तो प्लांट किससे बनता है, सीड से बनता है। सीड किससे बनता है, इम्ब्रियो से बनता है, इम्ब्रियो और सीड कोड से बनता है। इम्ब्रियो किससे बनता है, जायगोट से बनता है। जायगोट किससे बनता है, मेल और फीमेल गैमेट से बनता है। तो मेल और फीमेल गैमेट आया, जायगोट बनाया। जायगोट बनने के बाद क्या हो रहा है, इसको समझिए कि अगर ये जायगोट है, ठीक है, इस जायगोट में डिवीजन होगा, 2 सेल बनाया मान के चलिए, ठीक है, फिर इसमें डिवीजन हुआ, बहुत सारा सेल बनाया,
मल्टीपल डिवीजन होते गया जायगोट में, मल्टीपल डिवीजन होता गया जायगोट में। क्लियर है यहां तक? अब बोल रहा है कि इसमें से कुछ सेल जब ये जायगोट क्या बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, एम्ब्रियो से क्या बन गया, नया प्लांट बन गया। तो नया प्लांट बनने के बाद होता है कि मान के चलिए, इसको समझते हैं ऐसे, मान के चलिए ये आपके पास एक प्लांट है, इसका ये रूट है, ये क्या है, सॉइल लेवल है, ये प्लांट है आपके पास। अब इस प्लांट में जो भी सेल है उस सेल का हम चर्चा कर रहे हैं। मान के चलिए यहां पे एक सेल है, इस प्लांट में एक लीफ है, उस लीफ का भी एक सेल होगा, ठीक है, रूट है, रूट का भी सेल होगा। तो उस सेल के बारे में हम बात करते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले अभी मान के चलिए इस प्लांट को और ग्रो करना है, तो इसका रूट और बढ़ेगा, तो इसका जो एपिकल मेरिस्टेम का सेल होगा वो डिवाइड करेगा और ये रूट और लंबा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक सेल में कैपेसिटी है डिवीजन का, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये सारे सेल जो है, ये सारे सेल हो जाएंगे मैच्योर। इसके ऊपर एपिडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर, कॉर्टेक्स लेयर आएगा, ये सारे सेल हो जाएंगे मैच्योर। और जो सबसे टिप का सेल है एपिकल मेरिस्टेम का, सिर्फ इतना ही डिवाइड करेगा, ये सब सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो जो सेल पहले था वो क्या हो चुका है, मैच्योर। अब उसमें डिवीजन कैपेसिटी क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो हम उसको बोलेंगे मैच्योर्ड सेल, ठीक है। इसी मैच्योर्ड सेल को हम डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड क्या मतलब क्या होगा कि जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उससे डिफरेंशिएशन हो गया, उससे वो अलग हो गया है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता था, डिवीजन, और ये डिवीजन नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, ये उससे अलग हो गया है। तो मैच्योर सेल जो होता है वही क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल। और मैच्योर सेल बनने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर सेल फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल से पार्टिकुलर फंक्शन के लिए अगर कोई सेल मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो क्या हो चुका है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो एक सेल था प्लांट में और वो सेल क्या हो चुका है, अब पार्टिकुलर फंक्शन के लिए मैच्योर हो चुका है। तो अब ये सेल क्या नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन, DIFF लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि कुछ समय के बाद प्लांट को क्या हुआ कि यहां से हम मार दिए, चाकू मार दिए, क्या हो गया, यहां इंजरी हो गया कि नहीं हो गया, इंजरी हो गया। अब अगर इंजरी हो जाएगा तो इस इंजरी को रिपेयर करने के लिए यहां पे क्या होना चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए, नया सेल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, नया सेल बनना चाहिए। तो जो नया सेल बनेगा वो कहां से बनेगा, वहीं का सेल डिवाइड करेगा तभी बनेगा। अब वहां का सेल तो डिवाइड करना बंद कर दिया था, क्या हो चुका था, मैच्योर। तो जब मैच्योर सेल वापस अगर डिवाइड करने लगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। पहले क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन मतलब वो अलग हो गया था मेरिस्टेमेटिक सेल से, डिवाइड करना बंद कर दिया था। अब इसको जरूरत पड़ी डिवीजन की, तो ये वापस अपना कैपेसिटी रीगेन कर लिया और जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसका रिमूवल हो गया, तो उसको क्या बोल देते हैं, डी डिफरेंशिएशन हो गया। और वापस उसके पास आ गया कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके पास क्या है, नो कैपेसिटी टू डिवाइड, नो कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। तो शुरू में ये क्या था, मेरिस्टेमेटिक सेल था। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में कैपेसिटी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मेरिस्टेम में पहले से कैपेसिटी टू डिवीजन था, तो कैपेसिटी टू डिवीजन है, लॉस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। फिर उसमें रीगेन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, डी डिफरेंशिएशन। अब वापस ये सेल अभी डिवीजन से बना है, अब वापस ये सेल अगर मैच्योर हो जाए और ये डिवीजन करना बंद कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। तो तीन चीज है आपके पास, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट बनता है, ठीक है। तो अगर आपको नीट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस हिसाब से अगर देखें तो इसको ऐसे समझते हैं,
मेरिस्टेमेटिक सेल होता है प्राइमरी मेरिस्टेम सेल बोलते हैं। जो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल बना उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। इसमें होगा डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट सेल बनेगा, परमानेंट टिश्यू बनेगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब देखिए ये मेरिस्टेम है तो इसका मतलब क्या है? ये डिवाइड करेगा। परमानेंट है तो मतलब डिवाइड नहीं करेगा। अब इस परमानेंट टिश्यू में अगर फिर से हो जाए डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो परमानेंट सेल में डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटी ये लॉस किया था वो कैपेसिटी ये रीगेन कर रहा है। तो अब क्या बनना चाहिए? मेरिस्टेम बनना चाहिए, परमानेंट बनना चाहिए, मेरिस्टेम बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है डिवीजन का, तो इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। और अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से लॉस कर दे कैपेसिटी ऑफ डिवीजन और इसका रीडिफरेंशिएशन हो जाए, फिर से ये मैच्योर हो जाए किसी काम के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये चीज आपको नीट में पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देख लीजिए कौन सा है, और उससे सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू देख लीजिए कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको? डी डिफरेंशिएशन। फिर बोलेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनने का प्रोसेस क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो क्या बता रहे थे हम? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। आप अपने बॉडी के हिसाब से समझिए तो प्लांट में समझ में आ जाएगा। मान के चलिए अभी आपका स्किन का सेल है, डेड सेल है, डिवाइड नहीं कर रहा है, प्लांट का भी यही सीन है। ठीक है, अगर यहां हो जाएगा इंजरी तो ये सेल क्या हो जाएगा? यहां से डिवाइड करेगा, रीजनरेशन होगा, रिपेयर होगा। ठीक है, तो इसमें कैपेसिटी आ गया डिवीजन का। तो अगर कोई सेल पहले डिवाइड कर रहा था, अब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मेरिस्टेम से क्या बन गया है? परमानेंट बन गया है। तो मेरिस्टेम से अगर परमानेंट बन गया है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। फिर परमानेंट है, परमानेंट क्या करता था? डिवाइड नहीं करता था, लेकिन वापस इसमें अगर कैपेसिटी आ गया डिवीजन का तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे कि डी डिफरेंशिएशन हो गया, कि जो प्रोसेस हुआ था उसका उल्टा हो गया। ठीक है, और फिर अगर उसके पास कैपेसिटी है डिवीजन का और वापस वो कैपेसिटी लॉस कर दे, वापस वो डिवीजन करना बंद कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? री डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, तो अब क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डेवलपमेंट क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ में हम लोग पढ़ लिए ग्रोथ रेट क्या होता है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है ये भी पढ़ लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। तो समझिए इसको ध्यान से, डेवलपमेंट क्या होता है। आपके पास एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, इस मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, मतलब सेल का साइज बढ़ा। प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ तो मतलब इसका प्लाज्मा जो है बढ़ा, प्लाज्मा का ग्रोथ हुआ मतलब इसका सेल का साइज बढ़ा। तो सेल का साइज बढ़ने से क्या होता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है। आप सेल डिवीजन में आपको हम बताए थे कि सेल डिवाइड क्यों करता है? क्योंकि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता है पूरे साइटोप्लाज्म को, इसलिए वो डिवाइड करके फिर से वो छोटा हो जाता है ताकि वो एक्टिव रहे। ठीक है, तो सेल जब बड़ा हो गया तो अब इसका दो फेट हो सकता है, या तो ये डिवाइड कर जाए या फिर ये मैच्योर हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाए इसका। अभी समझाए थे आपको। तो इस सेल इसके लिए बोल रहा है कि जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ है तो इससे वापस ये डिवाइड कर सकता है, और या फिर इसमें क्या हो सकता है? डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो सेल था, सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होने के बाद वो सेल या तो डिवाइड करेगा या फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दो केस हो सकता है। डिफरेंशिएशन जब हो गया सेल का तो हो सकता है कि सेल का एजिंग हो गया और सेल का डेथ हो जाए, तो डिफरेंशिएशन के बाद डेथ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डिफरेंशिएशन के बाद क्या हो जाए? उसका डिफरेंशिएशन के बाद, मैच्योरेशन के बाद डी डिफरेंशिएशन हो जाए, फिर से उसमें मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी बन जाए, ये भी हो सकता है। अभी आपको हम पढ़ाए थे। और उसके आगे का बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन हो गया, फिर क्या होगा? मैच्योरेशन, मैच्योर सेल बन गया, मैच्योर सेल में एजिंग हुआ और डेथ हो गया। ठीक है, तो ये पूरा सीन है आपके पास, इसको समझते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ तो सेल का क्या हुआ? साइज बढ़ा, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इलोंगेशन हुआ। सेल बड़ा हो गया, छोटा सेल से बड़ा हो गया, इलोंगेशन हो गया। अब इलोंगेशन होने के बाद या तो इस हो सकता है डिवीजन या फिर इसमें होगा डिफरेंशिएशन। तो सेल डिफरेंशिएट होकर क्या होता है? मैच्योर।
तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन। तो वही लिखा है मैच्योरेशन। मैच्योर हो जाएगा सेल। जब मैच्योर हो गया तो अब उस सेल का एक फिक्स लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो फिक्स लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? सेल का डेथ हो जाएगा। तो उसके बाद फिक्स के बाद सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? एजिंग। सेल जो है बूढ़ा हो गया, तो सेल जब बूढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल डेथ हो जाएगा। ये आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है। यहां तक क्लियर हो गया है? आगे देखते हैं आपको। डेवलपमेंट में एक टर्म आता है प्लास्टिसिटी। क्या आता है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि द एबिलिटी टू चेंज प्लांट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर। कहने का मतलब प्लास्टिसिटी को ऐसे समझिए, हेट्रोफिली जो है प्लास्टिसिटी है। अब हेट्रोफिली क्या है वो समझ जाएंगे तो आपको प्लास्टिसिटी समझ में आ जाएगा। हेट्रोफिली है डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ प्रोडक्शन। हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीफ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ बनाना क्या है? हेट्रोफिली है। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ कौन बना रहा है, कब बना रहा है, उसको समझते हैं। एक प्लांट है लार्कस्पर। प्लांट कौन है? लार्कस्पर। कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर। 3 एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। एक एग्जांपल का फोटो दिया हुआ है लार्कस्पर का। इसमें देखिए क्या हो रहा है, जब ये जुवेनाइल फेज में है, जब ये बच्चा है प्लांट, तब इसका लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा है, और जब ये एडल्ट हो गया है तब इसका लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो जुवेनाइल से एडल्ट हो गया है तो डेवलपमेंट हुआ है इसका कि नहीं हुआ है? एक बच्चा जब बड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे? उस बच्चा का डेवलपमेंट हुआ है। तो जुवेनाइल फेज से एडल्ट फेज में हुआ तो क्या होगा? डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के दौरान इसके लीफ के स्ट्रक्चर में हो गया है चेंज। लीफ के स्ट्रक्चर में क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो डेवलपमेंट के दौरान अगर चेंज होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। अलग अलग तरह का लीफ बनना क्या होता है? हेट्रोफिली। डेवलपमेंट में हुआ तो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। एक होता है इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। वो क्या होता है इसको समझिए। ये देखिए आपके पास एक प्लांट है बटरकप। ये जब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में है यानी कि लैंड पे है तब ये इस प्लांट का लीफ ऐसा है, और जब ये चला गया है वाटर हैबिटाट में तब इस प्लांट का लीफ ऐसा है। तो इस प्लांट का लीफ स्ट्रक्चर में कुछ चेंज दिख रहा है आपको। तो 2 काइंड ऑफ लीफ प्रोडक्शन। प्लांट सेम है लेकिन अगर जमीन पे उगाएंगे तो ऐसा रहेगा, और पानी में उगाएंगे उस प्लांट को तो ऐसा रहेगा। तो इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर पाना, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। इन्वायरमेंट के कारण हुआ है तो इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, और अगर डेवलपमेंट के ड्यूरिंग हुआ है तो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। तो प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है हेट्रोफिली। और हेट्रोफिली में 2 तरह का हेट्रोफिली आपको हम पढ़ाए, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली और इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। क्लियर हो गया आपको? 2 तरह का पत्ती बनाना क्या है? हेट्रोफिली है। तो इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हो गया हेट्रोफिली। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है। इसके बाद है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। आपको कितने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ने हैं उसके बारे में उसका नाम देख लीजिए आप। आपको पढ़ना है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एफसीसी एसिड। टोटल कितने पढ़ने हैं? 5, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में यहाँ पे आपको समझा रहा है। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कैसे डिस्कवरी हुआ ऑक्सिन का वो समझा रहा है आपको। ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो क्या है? लाइट। लाइट आ रहा है, उधर से लाइट आ रहा है। तो जिधर से लाइट आ रहा है उधर के एपिकल मेरिस्टेम पे लाइट पड़ रहा है। तो होता क्या है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है यहाँ पे क्या होता है? टिश्यू होता है जो कि डिवीजन का कैपेसिटी रखता है। जब इस पे लाइट आएगा तो ये सेल क्या करेगा? डिवाइड करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? डिवाइड करना शुरू कर। डिवाइड वो वैसे भी कर रहा था, लेकिन जब लाइट आता है तो लाइट की तरफ ये अट्रैक्ट होता है। तो ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा। लाइट की तरफ ये देख रहे हैं इधर मुड़ गया है ये लाइट की तरफ। तो ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है इसको समझिए। कि ये शुरू में डिवाइड कर रहा था, जिधर लाइट आया उधर झुक गया, जिधर लाइट आया उधर झुक गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ जो एक हार्मोन था वो प्लांट हार्मोन था ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन था? ऑक्सिन।
और वो ऑक्सिन क्या होता है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन था वो इधर आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इधर अगर आ गया ऑक्सिन तो डिवीजन इधर ज्यादा होगा, और अगर इधर डिवीजन ज्यादा होगा तो इधर ज्यादा हैवी हो जाएगा और इधर हल्का रह जाएगा। तो इधर के हैवी के कारण ये इधर झुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि लाइट के कारण हवा में मूवमेंट करेगा प्लांट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? ऑक्सिन का डिस्कवरी का। तो ऑक्सिन का डिस्कवरी क्या हुआ कि उसने बताया, जब उसने रूट इसके टिप पे देखा, कोलियोप्टाइल टिप एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन, एरोज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। और बोल रहा है ये टिप ऑफ कोलियोप्टाइल है ग्रास का, कैनरी ग्रास का। कौन से ग्रास का? कैनरी ग्रास का। तो एक ग्रास लिए, उस ग्रास का स्टेम लिए, उसका क्या लिए? टिप। उस टिप का हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम उस ग्रास के टिप पे लाइट देते हैं तो वो ग्रास क्या होता है? लाइट की तरफ झुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, यही आपको हम समझा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर सीधा रखा हुआ है, ठीक है, और इसके एक साइड से अगर हम लोड देंगे तो ये दूसरे साइड झुकेगा कि नहीं झुकेगा? दूसरे साइड जरूर झुकेगा। तो हुआ क्या है, जिधर से लाइट दे रहे थे ऑक्सिन इसके अपोजिट साइड चला गया। ऑक्सिन इसके अपोजिट साइड चला गया तो जिधर हार्मोन ज्यादा उधर डिवीजन ज्यादा। तो ऑक्सिन के कारण इधर सेल डिवीजन ज्यादा हुआ, तो ज्यादा वेट इधर पड़ा, तो ये इधर झुक गया। क्लियर यहां तक? ये है आपका कोलियोप्टाइल टिप एक्सपेरिमेंट। और इससे क्या हुआ कि बाद में पता चला कि ये जो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है कि द कोलियोप्टाइल टिप ऑफ ग्रास is the source of a transmittable influence which transmits when light comes। जब लाइट पड़ता है उस पे तो यहां एक ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस होता है जो कि ट्रांसमिट करता है दूसरी ओर, और जिसके कारण डिवीजन होता है और बेंडिंग होता है। ये चीज आपको एनसीईआरटी समझाया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये लाइन अब समझ में आ जाएगा, पहले जो नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका कोलियोप्टाइल टिप एक्सपेरिमेंट। आपको 5 तरह के हार्मोन है। सारा हार्मोन का सारा फंक्शन हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं एक ही क्लास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मेन एक्शन है वो मेन एक्शन आपको हम बता देते हैं। ऑक्सिन का काम क्या है? सेल डिवीजन करना। क्या कराएगा? सेल डिवीजन कराएगा। इसलिए ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन जो है रूटिंग हार्मोन और शूटिंग हार्मोन हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, यूज बता रहे हैं आपको हम ऑक्सिन का। ऑक्सिन में क्या करते हैं जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है और एक प्लांट का सेल रखा हुआ है, बहुत सारा सेल रखा हुआ है। अब इस सेल को हमको डिवाइड कराना है। क्या कराना है? डिवाइड कराना है। तो इस सेल को डिवीजन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो इस सेल को डिवीजन को प्रमोट करे। तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? माइटोजन बोलते हैं। सेल डिवीजन के प्रमोट करने वाले फैक्टर क्या बोलते हैं? माइटोजन। माइटोजन क्या होता है? माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। तो माइटोसिस को जो प्रमोट करेगा उसको क्या बोलेंगे? माइटोजन्स। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं कि इस सेल में हम क्या दे दिए, इसमें दे दिए हम ऑक्सिन इज टू साइटोकाइनिन, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन। ठीक है, क्या करना है हमको इससे प्लांट बनाना है। इस सेल से हमको क्या बनाना है? प्लांट बनाना है। हाँ, इस सेल से हमको प्लांट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें रूट भी बनाना पड़ेगा और शूट भी बनाना पड़ेगा। तो ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन रेशियो डालेंगे। अगर हमको रूटिंग करवाना है, प्लांट में रूटिंग करवाना, प्लांट में रूट बनाना है, तो क्या करते हैं हम? ऑक्सिन ज्यादा देंगे और साइटोकाइनिन कम देंगे, लेकिन देंगे दोनों। ठीक है, और अगर हमको शूट बनवाना है, मतलब स्टेम का ग्रोथ करवाना है इस सेल कल्चर से, तो हम क्या करेंगे? साइटोकाइनिन ज्यादा देंगे और ऑक्सिन कम देंगे। क्लियर है यहां तक? तो क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम बता रहे हैं हार्मोन का फंक्शन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इन सब का यूज कहां करते हैं? ये सब हार्मोन
क्या है, कहाँ से आया है, क्या यूज है प्लांट में, ठीक है, या फिर प्लांट के अलावा और क्या यूज है इसमें, ये हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब हार्मोन आपके प्लांट में पाए जाएंगे। प्लांट इसका सिंथेसिस खुद करता है, बाहर से नहीं देते हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है रूट में सिंथेसाइज होता है, साइटोकाइनिन शूट में सिंथेसाइज होता है। तो ये सारे हार्मोन प्लांट में खुद ब खुद बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन बोलते हैं, प्लांट में बनने वाला हार्मोन। तो ऑक्सिन का काम क्या है, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, और इसका एक फंक्शन होता है एपिकल डोमिनेंस। क्या फंक्शन होता है, एपिकल डोमिनेंस। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब, एपिकल डोमिनेंस का मतलब है अगर कोई प्लांट है आपके पास, मान के चलो ये प्लांट है तुम्हारे पास, इस प्लांट का इसमें बहुत सारा ब्रांचेज है, प्लांट में बहुत सारा क्या है, ब्रांचेज है। तुम नहीं चाहते हो कि ये प्लांट जो है और ज्यादा फैले, तुम चाहते हो कि प्लांट जो है और लंबा हो जाए, लेकिन ये झाड़ी ना बनाए। झाड़ी बनाने से क्या लगता है, गंदा लगता है, सांप कीड़ा आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तुम्हारे दरवाजे पे एक प्लांट रखा हुआ है, तुम चाहते हो क्या कि ब्रांचिंग इसमें ना हो, ठीक है, क्या हो, लेंथ इसका बढ़ता जाए। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इस प्लांट को ऑक्सिन दे सकते हो। तो इस प्लांट को जब ऑक्सिन दोगे तो ये एपिकल डोमिनेंस कराएगा। एपिकल डोमिनेंस मतलब एपिकल मेरिस्टेम का ग्रोथ बढ़ाएगा और इसको इनहिबिट करेगा, ब्रांचिंग को इनहिबिट करेगा। तो इससे ऑक्सिन का इसलिए क्या फंक्शन हो गया, ऑक्सिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। क्लियर हो गया आपको यहां तक। अब देखिए ऑक्सिन का फंक्शन हो गया, फिर बात कर रहे हैं जिबरलिक एसिड का। जिबरलिक एसिड का मेन फंक्शन है इंटरनोडल इलोंगेशन। मेन फंक्शन क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन। इंटरनोडल इलोंगेशन का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। आपके पास गन्ना होगा, गन्ना जानते होंगे आप लोग, शुगर केन का प्लांट होता है, इसको नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं, इसको भी नोड बोलते हैं। दो नोड के बीच में जो जगह होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। तो क्या होता है कि जब हम जिबरलिक एसिड डालेंगे तो ये बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। ये नोड जो है, इस नोड के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इंटरनोडल इलोंगेशन का मतलब यही होता है कि इंटरनोड का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो गन्ना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो गन्ना से चीनी ज्यादा बनेगा, आपका मुनाफा हो जाएगा। तो गन्ना के खेत में इंटरनोडल इलोंगेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, जिबरलिक एसिड यूज करते हैं। इसके अलावा और भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इसको यूज करते हैं, जैसे कैबेज। कैबेज में आप जानते हैं इंटरनोड बहुत छोटा होता है, कैबेज इतना सा होता है, उसके इंटरनोड को बढ़ा देंगे तो कैबेज में और बहुत सारा लीफ लग जाएगा, तो वो हाइब्रिड कैबेज जैसा लगने लगेगा। और भी बहुत सारा यूज है इसका। जो मेन यूज है हम सिर्फ उसी का डिस्कस कर रहे हैं। तो मेन यूज क्या है, इंटरनोडल इलोंगेशन। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन है शूटिंग हार्मोन। ऑक्सिन क्या था, रूटिंग हार्मोन, सेल डिवीजन कराएगा। साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन कराएगा और ऑक्सिन भी सेल डिवीजन कराएगा। लेकिन ऑक्सिन क्या था, रूटिंग हार्मोन। रूट बनाने के लिए आपको याद होगा, अभी हम बताए थे कि ऑक्सिन ज्यादा देते हैं, रूट बनाने के लिए ऑक्सिन ज्यादा देते हैं, और शूट बनाने के लिए क्या देते हैं, साइटोकाइनिन ज्यादा देते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग हार्मोन। अगर साइटोकाइनिन, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या है, दोनों ही माइटोजन है। माइटोजन मतलब माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, मतलब माइटोसिस कराएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर बात कर रहे हैं इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, तो इथाइलिन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इस 5 हार्मोन में से चार हार्मोन ऑप्शन में देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस हार्मोन। तो इथाइलिन क्या है, गैसियस हार्मोन है। अब दूसरी बात, इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फंक्शन क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जैसे कच्चा आम है, उसको पकाना है तो क्या जरूरत पड़ेगा हमको,
इथाइलिन गैस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट पे जो रखे प्लांट में जो आम पकता है वो किससे पकता है? इथाइलिन हार्मोन से पकता है। अब सबसे लास्ट है हमारा क्या? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो प्लांट में जब भी कभी स्ट्रेस होगा तो एब्सिसिक एसिड संभाल लेगा। कैसे संभाल लेगा? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि प्लांट में कोई स्ट्रेस बताइए सर, कैसा स्ट्रेस? हमको समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेस। तो मान के चलो ये प्लांट है, इस प्लांट में एक लीफ है। ठीक है, अगर बहुत गर्मी का महीना है, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होगा? वाटर लॉस होगा। तो सीवियर वाटर लॉस अगर प्लांट से होगा तो प्लांट को दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जब प्लांट से वाटर लॉस ज्यादा होने लगता है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक एसिड ABA लिखते हैं इसको। एब्सिसिक एसिड क्या लिखते हैं? ABA, क्लोजेज एस्टोमाटा। ये एस्टोमाटा को क्लोज करा देता है। तो एस्टोमाटा अगर क्लोज कर देगा तो पोर बंद हो जाएंगे, तो वहां से वाटर का लॉस रुक जाएगा, तो ओवरऑल ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा। क्योंकि 90% ट्रांसपिरेशन कहां से होता है? एस्टोमाटा से होता है। तो एस्टोमाटल ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा तो मेजर ट्रांसपिरेशन रुक गया और एस्टोमाटल को क्लोज कराता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या किया? एस्टोमाटा को क्लोज कराया। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये हुआ कि ट्रांसपिरेशन रुक गया तो प्लांट को लॉस नहीं होगा। एब्सिसिक एसिड अगर मान के चलो सेल में कभी पीएच इंबैलेंस हुआ, CO2 बढ़ गया, एसिडिक कंडीशन हो गया, तो ज्यादा CO2 होने से, एसिडिक कंडीशन होने से भी क्या करता है एब्सिसिक एसिड? ये फिर से एस्टोमाटा को क्लोज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट एस्टोमाटा से CO2 लेता है बाहर से, तो सेल के अंदर ही CO2 ज्यादा है, तो उसको बाहर से CO2 की जरूरत नहीं है, तो ये फिर से क्या करेगा? एस्टोमाटा को क्लोज कर देगा। तो इसलिए एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। जब भी प्लांट में कुछ गड़बड़ी होगी तो ये हार्मोन रिलीज होगा और कोशिश करेगा उसको ठीक करने की। क्लियर है यहां तक? तो पांचों हार्मोन के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया। फिर हम लोग बात करते हैं फोटोपीरियडिज्म क्या होता है। इसमें दो चीज है, ध्यान रखिएगा, फोटो और पीरियडिज्म। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम। तो कितना टाइम तक लाइट एक प्लांट को मिल रहा है, उस बेसिस पे प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। इसका मतलब ये होता है कि एक क्रिटिकल फोटो पीरियड फिक्स होता है प्लांट का कि प्लांट में कब फ्लावरिंग होना है। मतलब आज एक प्लांट लगाए आप, 1-2 साल के बाद वो प्लांट बड़ा हुआ, ठीक है, और उसमें फूल लगने शुरू हुए। समझ में आ रहा है आपको? फिर क्या हुआ कि अगर उस प्लांट को आप धूप में नहीं रखे, उस प्लांट को अगर आप घर के अंदर ले आए तो उसमें फूल खिलना बंद हो गया, और फिर उसको धूप में ले आए तो फूल खिलने लगा वो। ठीक है, तो चक्कर क्या है कि इसका चक्कर यह है कि प्लांट को फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। और फ्लावरिंग जो प्लांट में करवाता है वो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, उसका नाम क्या है? फ्लोरिजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? फ्लोरिजन हार्मोन। और ये फ्लोरिजन हार्मोन लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है। कब सिंथेसाइज होता है? लाइट के प्रेजेंस में, मतलब फ्लावरिंग के लिए लाइट चाहिए। अब सवाल यह है कि कितना? किसी प्लांट को ज्यादा लाइट चाहिए, किसी प्लांट को कम लाइट चाहिए। तो जिस प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, उस प्लांट को हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। जिस प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए, बिलो में ही फ्लावरिंग होने लगा, बिलो में फ्लावर दिख रहा है, यहाँ एबव में फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, तो बिलो में फ्लावर दिखने लगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, फिर जिस प्लांट को फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, ठीक है, तो जिस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए लाइट की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब लाइट से फर्क नहीं पड़ेगा उसको कि वो फ्लावरिंग करेगा कि नहीं, उसका जब टाइम आएगा वो अपने आप फ्लावरिंग करेगा। मतलब वेजिटेटिव मैच्योरिटी जब आएगा तब वो फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, उसको लाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बेसिस पे कितने तरह के प्लांट हो गए? लाइट के बेसिस पे 3 तरह के प्लांट हो गए। कौन कौन से? डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है कि 12 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा। 8 घंटा से कम लाइट चाहिए, इतना समय तक चाहिए। 8 घंटा से ज्यादा लाइट चाहिए, इतना समय तक चाहिए। ठीक है, तो 8 घंटा से ज्यादा हो गया एक क्रिटिकल फोटो पीरियड। मान लिए कि आपसे क्वेश्चन हाइपोथेटिकल पूछेगा, ऐसे बोलेगा
कि एक लॉन्ग डे प्लांट है, उसका क्रिटिकल पीरियड है 12 घंटा, या बोलेगा 8 घंटा, 8 घंटा उसका क्रिटिकल पीरियड है। उस प्लांट को हम 6 घंटा लाइट दे रहे हैं, तो उस प्लांट में फ्लावरिंग होगा कि नहीं होगा? तो क्रिटिकल पीरियड है 8 घंटा और उसको दे रहे हैं 6 घंटा, तो मतलब क्रिटिकल पीरियड से कम दे रहे हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल पीरियड से कम पे फ्लावरिंग नहीं होता है, बिलो में फ्लावरिंग नहीं होता है, क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा में फ्लावरिंग होता है। तो आप बोलेंगे कि 8 घंटा से ज़्यादा देंगे, 10 घंटा देंगे तब फ्लावरिंग होगा, 8 घंटा से कम देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगा। क्लियर है ये तो बात? इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या होता है? इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग। वर्नलाइजेशन क्या होता है? लिख देते हैं इसको आपको। देखिए, जैसे अभी आपको हम बताए कि लाइट का जरूरत है कुछ फिक्स पीरियड के लिए फ्लावरिंग अगर करना है तो कुछ प्लांट में, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ही प्लांट में ऑन फ्लावरिंग इन सम प्लांट, ये बात ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको लगेगा कि दुनिया का सारे प्लांट को लो टेम्परेचर चाहिए। कुछ ही प्लांट को, दुनिया में जितने प्लांट है उसमें से कुछ प्लांट को लो टेम्परेचर चाहिए होता है फ्लावरिंग करने के लिए। और लो टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है फ्लावरिंग करने के लिए, इस रिक्वायरमेंट को ही के फिनोमिनन को ही क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन इज द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग होने के लिए प्लांट है तो प्लांट में फ्लावरिंग होता है। प्लांट में फ्लावरिंग कब होगा? जब रिप्रोडक्टिव एज आएगा, मैच्योरिटी आएगा, वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज होगा। वेजिटेटिव तो वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है प्लांट में, इसको समझिए आप। उम्मीद करते हैं पहले से आप जानते होंगे वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज होता है कि आज आप सीड लगाए, सीड से छोटा सा प्लांटलेट निकला, छोटा सा पौधा निकला, वो पौधा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, एक दिन फ्लावर बन गया, ठीक है, उस पौधे में पहली बार फ्लावर आ गया। तो प्लांट के डेवलपमेंट से लेके, शुरुआत से, जर्मिनेशन से लेके, फ्रॉम द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन टू फर्स्ट फ्लावरिंग, पहली बार जब तक फ्लावर नहीं बना है तब तक के पीरियड को क्या बोलते हैं हम? वेजिटेटिव फेज, ठीक है। और जब पहली बार फ्लावर बन जाता है तो उस फेज को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि फ्लावर बन गया है तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, फ्लावर बनने के बाद रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन वर्नलाइजेशन का आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा फोटो पीरियडिज्म का डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। इफेक्ट ऑफ फोटो एंड इट्स रिलेटिव पीरियड, मतलब इफेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स रिलेटिव पीरियड, कितना ज्यादा लाइट चाहिए, कितना कम लाइट चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम? फोटो पीरियडिज्म। इसके अलावा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। 5 प्लांट हार्मोन पढ़े। ऑक्सिन सेल डिवीजन कराएगा, रूटिंग हार्मोन होता है। जिबरलिन इंटरलोडल इलोंगेशन कराएगा। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराएगा और शूटिंग हार्मोन होता है। इथाइलिन गैसेस हार्मोन होता है और राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराता है। एब्सिसिक एसिड एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है, स्ट्रेस में रिलीज होता है, ठीक है। फिर बात करें डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हम बताए कोलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनेडी ग्रास, और उसमें कैसे ऑक्सिन ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस होता है, कैसे वो ट्रांसमिट करता है और डिवाइड करता है और लाइट की तरफ वो बेंडिंग होता है, इट शोज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। फिर बताया डेवलपमेंट में आपको हम बताए थे प्लास्टिसिटी का एग्जांपल बताया हेट्रोफिली, और हेट्रोफिली होता है 2 तरह का, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। तो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली क्या होता था? जुवेनाइल फेज में कुछ और लीफ स्ट्रक्चर और एडल्ट फेज में कुछ और लीफ स्ट्रक्चर, क्लियर है। और इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में कुछ और एक्वेटिक हैबिटाट में कुछ और।
तो आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि डेवलपमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल बताओ भैया, तो आप क्या बताएंगे? कॉटन, कोरिएंडर, लार्क-एस्पर, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और फिर पूछेगा क्या कि इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताएंगे? बटर कप। ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपको हम क्या बताए थे? डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, उसके सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का इलोंगेशन होगा, एक्सपेंशन होगा। फिर उस सेल में या तो डिवीजन हो सकता है या फिर उस सेल का डिफरेंशिएशन हो सकता है। डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो उस प्रोसेस को मैच्योरेशन बोलेंगे, और डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन के रिजल्ट से क्या बनेगा? मैच्योर सेल बनेगा। और वो मैच्योर सेल में एजिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल का डेथ हो जाएगा। ये पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है। इसके अलावा आपको हम डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन बताए। सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू regain the capacity to divide, then it is called de-differentiation, and the formed tissue is secondary meristem. ठीक है? And if secondary meristem tissue again lost the capacity to divide and converted into secondary permanent tissue, then this process is called redifferentiation. तो डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए अच्छे से। फिर बात किए थे हम लोग दो तरह का ग्रोथ रेट का, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। दो फॉर्मूला बताए थे, LT इक्वल टू L0 प्लस RT, और इधर WT इक्वल टू W0 प्लस W0 इंटू ई की पावर RT। तो LT क्या था? लेंथ एट टाइम T। इस फॉर्मूला से आप T टाइम पे लेंथ निकाल सकते हैं अगर आपको इनिशियल लेंथ पता है और ग्रोथ रेट पता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर इनिशियल वेट पता है, इनिशियल सेल का नंबर पता है, तो T टाइम के बाद टोटल सेल का नंबर आप पता कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? फिर बात करते हैं, ये डायग्राम से समझाए थे आपको कि एक सेल जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा और एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना देगा। फिर उस दो में से एक सेल डिवाइड नहीं करेगा, एक डिवाइड करके फिर दो बना देगा। अगर ऐसा पैटर्न आता है तो एरिथमेटिक, और अगर सारा सेल डिवाइड करता है तो ज्योमेट्रिक। जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर वो हम साथ के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। फिर आपको हम बताए थे ग्रोथ किस तरह से ग्रोथ होता है, तो बताया दो तरह का ग्रोथ होगा, एपिकल ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ। तो एपिकल ग्रोथ कौन कराएगा? एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो लेटरल ग्रोथ कराएगा वो कौन कराएगा? कैम्बियम रिंग। कैम्बियम कौन कौन सा? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या कराता था? सेकेंडरी ग्रोथ कराता था, अगर आपको एनाटॉमी याद हो तो। ठीक है? तो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये पूरा चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है? तो आप इसको घर जाके पढ़िएगा, और आज ही पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? या अगर 2-4 दिन के बाद पढ़िएगा तो हम, चूंकि ये क्या है, क्रैश कोर्स है, इसमें थोड़ा फास्ट चलता है काम। तो फास्ट चलता है तो जितना जल्दी आपको समझ में आएगा उतना जल्दी आपका गायब भी हो जाएगा, उतना जल्दी आप भूल भी जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर आज का पढ़ाया अभी तुरंत पढ़ लेंगे तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा रिटर्न रह जाएगा। ठीक है? तो आज का पढ़ाया हुआ आप आज ही पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको भी पढ़ के आइएगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।